नमस्कार, देश की बात में हाजिर है। आज बात पूर्व कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ संपादक रह चुके अरुण शौरी जी से। उनकी नई किताब आई है, द कमिश्नर फॉर लॉस्ट कॉजेज। किताब से पता ये चला कि एक तरह की उपाधि है रामनाथ गोयनका जी ने ही दी थी जब ये लोग 40,000 अंडर ट्रायल्स को छुड़ाने में कामयाब रहे थे, और 27,000 अंडर ट्रायल्स तो बिहार से ही थे। बहरहाल, अपनी किताब में शौरी जी ने द इंडियन एक्सप्रेस में काम करने के दौर के मुद्दे, अनुभव, बातचीत दर्ज किए हैं। भागलपुर ब्लाइंडिंग्स, इमरजेंसी, बोफोर्स, भ्रष्टाचार, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मसलों से जुड़ी जानकारियां यहाँ पर पढ़ी जा सकती हैं। ये एक भारी मोटी किताब है, 583 पन्नों की, और इसको खरीदा जा सकता है। और शौरी जी एक तरह से पुल हैं, जो पुरानी पीढ़ी है, पुरानी सरकार और नई सरकार, उसके बारे में हम उनसे चर्चा करेंगे और उन्हीं से ही बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आने के लिए, समय निकालने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आप वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री रहे और आपने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वीपी सिंह, तमाम सरकारें देखी हैं, और अब की ये सरकार बीजेपी के नेता के तौर पर आप रहे हैं, और अब बीजेपी की सरकार है जो मजबूती से आगे बढ़ रही है। इस सरकार के काम करने के तरीके में क्या कुछ अलग है जो पहले की सरकारें हैं, या मूल मंत्र वही है कि जो विपक्ष है बेवजह हंगामा करता है, हम तो ठीक कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं था। पहले तो क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की पर्सनैलिटी पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। जैसे कोई आजकल जैसे चीज़ें होती हैं, जैसे फुल पेज इतने एडवर्टीजमेंट, और छोटी सी चीज़ दीजिए, फुल पेज एडवर्टीजमेंट आते हैं, एक पर्सनैलिटी कल्ट बिल्ड किया जाता है। मेरा ख्याल वो अटल जी तो कभी नहीं होने देते, और वो आरएसएस के गुरु गोलवालकर जो थे, उन्होंने इस पर बहुत ही टिप्पणी की है कि कभी नहीं होने देना चाहिए। और वो आरएसएस में होने नहीं देते थे कि राष्ट्र पर आप कीजिए, राष्ट्र की सिंबल्स को आप करें, बिल्डअप करें, मगर किसी का पर्सनैलिटी को बिल्डअप ना करें वगैरह। तो बहुत ही डिफरेंसेस हैं। जैसे, और मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूँ। आज मैं नहीं जानता, और मेरा जब भी मोदी साहब से मिलना हुआ तो मुझे ये इम्प्रेशन नहीं हुआ, मगर लोग कहते हैं कि भाई उनके आगे कुछ कह नहीं सकते आजकल। सिविल सर्वेंट्स मुझे कहते हैं, उनके मंत्री डर कर बैठे हुए रहते हैं, कैबिनेट में कोई डिस्कशन नहीं होती। मगर अटल जी जब को आप मिलते थे तो आप चाहते थे कि भाई आप में, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि यू वांटेड टू टेल हिम एवरीथिंग। आप उनको सब कुछ बतलाना चाहते थे, उनके बारे में भी क्या कहा जा रहा है आप उनको बतलाना चाहते थे। वो आपसे पूछते थे कि नहीं वो क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, तो उनको हर एक सोर्स से इंफॉर्मेशन आती थी। अब बदल गया, अब बिल्कुल बदल गया। अब सुना है कि भी इंफॉर्मेशन देने वाले बेचारे डरे रहते हैं, तो वो एक डेंजरस स्थिति हो जाती है। आपने अपनी किताब में इमरजेंसी की, मैं तमाम पन्ने ज़्यादा नहीं पढ़ पाई क्योंकि आज ये किताब मंगवाई है। इमरजेंसी के दौर में भी आपने काम किया, तस्वीरें भी आपने इसमें शेयर की हैं, और इससे ये भी पता लगा कि क्योंकि पत्रकारिता पे अब सवाल उठते हैं, लेकिन उस दौर में भी रामनाथ जी जब वो अखबार निकालना चाह रहे थे तो मैंने पढ़ा इसमें कि पत्नी के जेवर बेचने पड़े उन्हें, और तब उन्होंने एक उनका वाक्य भी है कि दुख होता है जब पत्नी के उनको जेवर बेचने पड़े, और मार्च 31 तक उन्होंने कहा। तो वो क्या वाक्य, ज़रा बताइए लोगों को। वो ऐसे हुआ कि मैं एक्सीडेंटली उनको मिला था, और फिर अच्छे उनसे एक मित्रता हो गई। तो मैं उनको इंडियन एक्सप्रेस में उनको मिलने जाता था। तो मुझे अभी भी याद है कि नीला सा टूटा हुआ सा सोफा सा रहता था वो। तो एक दिन वो बहुत ही डाउन थे, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी बहुत जोश वोश वाली थी, मगर बहुत डाउन थे। तो मैंने कहा कि रामनाथ जी क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि भाई नहीं, मेरा कोई इतना रिश्ता तो नहीं था, वाइफ तो सारा वक्त तो पूजा में लगी रहती थी वगैरह, मगर फिर भी अपनी वाइफ के, अपनी पत्नी के जेवर बेचने में तो दिल टूटता है। मैंने कुछ जेवर नेपाल में रखे हुए थे और वो मुझे बेचने पड़े पेपर को चलाते रहने के लिए। तो मैंने कहा कि अच्छा, तो आप कब तक ऐसे लड़ते रहोगे? उन्होंने कहा 31 मार्च 1977 तक। इतनी डेफिनेट डेट आपने, और आपको कहते नहीं, बाबा ने कहा, साईं बाबा ने कहा है कि तब तक मेरे सारे जो कष्ट हैं वो ख़त्म हो जाएंगे।
तो मैंने कहा कि रावण जी, कष्ट खत्म होने के तो कई तरीके हैं। हाँ, मुझे भी पता है कि एक तरीका है कि मैं ना रहूं। तो मैंने भी पूछा, बाबा कहीं हमें गाड़ी पर तो नहीं चढ़ा रहे? तो उन्होंने कहा नहीं, वो तुम्हें कुछ नहीं होगा, मगर वो एक गलती करेगी। और उन्होंने, मिसेस गांधी ने 18 जनवरी मुझे याद है 18 जनवरी 1977 को इलेक्शंस की घोषणा की, और फिर उसके बाद सब चीज़ हुई। और मेरा ख्याल है जहाँ तक कि 23 मार्च 1977 को रिजल्ट अनाउंस हुए, तो वो तो फिर बिल्कुल ही कायाकल्प हो गया। हाँ, मैं आपसे ये भी और तस्वीरें भी दिखा देते हैं कुछ जो आपने अपने इसमें ट्वीट किताब में भी दिखाई हैं कि किस तरह से वहाँ पर इस तरह की स्थिति होती थी, और इन्होंने ये तस्वीरें शेयर की, और पत्रकारिता अपने आप में चली है और आगे बढ़ी है। आज दौर में मुश्किलें आती हैं। अब मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहूँगी सर कि जब ये भागलपुर वाला मामला हुआ और जगन्नाथ मिश्र जी का आपने जिक्र किया है, और आपने उसमें कहा कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बजाय अब ये कह दिया गया रिज़ाइन अगर ना करना पड़े इसलिए मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, और इससे बदल गए। क्या आपको लगता है कि आज के समय में ये नैतिक जिम्मेदारी, क्योंकि एक शास्त्री जी थे, एक बहुत पहले हमने देखा है कि शास्त्री जी थे, रेल का हादसा हुआ तो उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन क्या ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो जुड़ाव है नेताओं से अब इस दौर में हमें देखने को मिलता है? नहीं, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उन्होंने कहा था कि नहीं, मैं रिजाइन क्यों करूं, आई हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट एक्चुअली अगर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो जैसे कि गांधी जी ने चौरी चौरा के बाद कहा कि भाई आई वॉज प्लेइंग विद फायर एंड इट वॉज ए हिमालयन ब्लंडर, तो उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनाना, मतलब कि उसका यू कुड बिलीव इट। आजकल तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू एस्केप समथिंग, एस्केप रिस्पॉन्सिबिलिटी। और दूसरा, आजकल तो मैंने कोई नहीं सुना कि भी ट्रेन की एक्सीडेंट के बाद या घोटाले के बाद या बैंक्स में से जो लूट हो रही है, लूट होती ही जा रही है, लाखों करोड़ की लूट हो रही है। किसी फाइनेंस मिनिस्टर ने, और आजकल के फाइनेंस मिनिस्टर ने, आपने देखा कि वो कहे कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो या किसी रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन ने, सेबी ने पूछा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में अभी आपने सबने रिपोर्ट किया कि क्या हुआ था अभी, और सेबी इज द सुपरवाइजरी अथॉरिटी, कभी उन्होंने कुछ किया? तो मुद्दे क्यों खो जाते हैं? जैसे बोफोर्स हुआ तो सरकार पर असर पड़ा, हाँ, सरकारें गईं, लेकिन विपक्ष ने पेगासस का मसला उठाया, आपने कोरोना का मिसमैनेजमेंट देखा, आपने नोटबंदी देखी, तो ये तमाम मुद्दे क्यों नहीं टिके? क्यों ये डाइल्यूट हो गए? क्यों ये सरकार पर नहीं टिके? आप कैसे देखेंगे? क्योंकि पहले की सरकारों पर तो टिकते थे और सरकारें जाती थी। क्योंकि हम आदी बन गए हैं, कीचड़ के आदी बन गए हैं कि ऐसे ही होगा, और दूसरा कि हम कुछ करने को तैयार नहीं है। आशा हमेशा ये है कि भी कोई और कुछ करेगा, कुछ इंस्टीट्यूशन कुछ करेगी, कुछ कोर्ट कुछ करेगा, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज क्यों नहीं कुछ कर रही, मीडिया क्यों नहीं कर रहा। अरे मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए? हम एक ही इंस्टीट्यूशन को अगर फॉलो करें, एक ही मुद्दे को फॉलो करें, मगर छोड़े नहीं, मगरमच्छ की तरह किसी की टांग मुंह में आ गई तो छोड़ना नहीं चाहिए। हम तितलियां नहीं बनना कि आज इस इशू पर, कल उस इशू पर। तो इसलिए हर एक चीज का, इंस्टीट्यूशंस का डिके, लोग इस सब चीज के आदी बन जाए, मीडिया बिक जाए, जो नहीं बिके वो बेचारे तितली जैसे इधर से उधर घूमते रहे। तो और जो लीडर्स हैं, जो रूलर्स हैं, स्टेट्स में हो या सेंटर में हो या इंस्टीट्यूशंस में हो, वो बेशर्म हो जाए, तो फिर कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं रहता उनको अकाउंटेबल बनाने का। आपने अपनी किताब में श्री चंद अशोक हिंदुजा की बात की कि वो किस तरह से 100 बेड का एक हॉस्पिटल बनाना चाहते थे, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अंतुले के संदर्भ में लिखा है कि वो एक चुंगी खोल रखी थी, और उसके लिए आपकी तस्वीर भी छपी है, द एंग्री क्रूसेडर। हालांकि आप इसमें एंग्री बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं, ये एंग्री क्रूसेडर करके ये तस्वीर भी छपी थी। हालांकि ये तस्वीर हम देख सकते हैं आपके बेटे की आदि की है साथ में, लेकिन ये इंडिया टुडे की जो तस्वीर है, द एंग्री क्रूसेडर, तब अगर चुंगी चलती थी और वो मुख्यमंत्री पद से हटे थे, जो आपने पूरा ये सामने उठाया था मसला, अब किस तरह के चेंजेस हैं?
अब पॉलिटिकल डीलिंग्स में किस तरह के चेंजेस हैं? एक तो इतना बड़ा चेंज हुआ है कि ऐसी चीजें, करप्शन जो है इट हैज बिकम इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। जैसे आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स देखें, इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर नथिंग बट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करप्शन। मतलब उसके लॉ पास कर दिया गया है। और उसी पर अभी जैसे इंडियन एक्सप्रेस में स्टोरी आई कि एक फर्म ने एफिडेविट फाइल किया, या कहीं कोई केस एफिडेविट फाइल किया है उन्होंने कि साहब हमें एक्साइज इंस्पेक्टर्स कह रहे हैं कि हमको फंसाया जाएगा अगर हम 40 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड ना लें, और लेकर आपको किसी को एक ही पार्टी को देने पड़ेंगे। इसलिए ये तो अब इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई है करप्शन। उस समय एक एक्सेप्शन थी, तो आप एक चीफ मिनिस्टर के बारे में ऐसी चीज निकालते थे तो फिर उसके काफी कॉन्सिक्वेंसेस होते थे। और दूसरा कि एक जज, चीज एकदम कोर्ट में जाती थी और कोर्ट्स उसको फिर हाथ से निकलने नहीं देती थी। आजकल आप देखिए केसेस ही नहीं सुनने जाते, और जो केस होता है फिर वो लीगलीज में ही इधर उधर किया जाता है। तो ये सब कॉन्सिक्वेंसेस तब आ सकते हैं जब सब इंस्टीट्यूशंस काम करें। नहीं तो जो चूहे हैं जहां से एक छोटा सा छेक होगा वो उसमें से निकल जाएगा। लगता तो ये कि भ्रष्ट ज्यादातर विपक्ष में ही है, क्योंकि जो ईडीज है, तमाम सेंट्रल एजेंसीज हैं, वो विपक्ष के नेताओं की तरफ ही ज्यादा जा रही हैं आजकल। नहीं तो क्योंकि वो करप्शन वहां होगी मैं नहीं जानता, मगर क्योंकि इंस्टीट्यूशंस इनके हाथ में है, सत्ता वालों के हाथ में है। अब आप देखिए क्या हो रहा है। तो विकल्प है क्या? एक सेकेंड, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो महाराष्ट्र की जो सरकार है उनके नेताओं के विरुद्ध काम कर रही है। महाराष्ट्र की जो इंस्टीट्यूशंस है वो सेंटर के लोगों के बारे में, उनकी पार्टी के बारे में करप्शन ढूंढ रहे हैं। तो इसलिए शायद एक सर्वव्यापी वातावरण है कि लोग इधर उधर चीजें, गलत चीजें कर रहे हैं, बस जिसके हाथ में जो इंस्टीट्यूशन है वो उसको औजार बनाकर। ठीक है सर, बीजेपी में क्या आपने फर्क देखा? एक वाजपेयी जी की बीजेपी थी और अब बीजेपी अपने आप 12 राज्यों में है, 17 राज्यों में एनडीए की सरकार है। अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव जीते हैं, अखिलेश यादव ने तमाम टक्कर दी, लेकिन बीजेपी मजबूती से आगे बढ़ गई है और उसका दखल सामने दिख रहा है। ये कैसे हो पाया? मेरे ख्याल इसका मेन कारण जो है वो ये है कि आरएसएस अब बिल्कुल बीजेपी का एक इंस्ट्रूमेंट बन गया है। पहले आरएसएस और गवर्नमेंट में काफी फर्क रहता था। अब ये नहीं कि गवर्नमेंट आरएसएस का इंस्ट्रूमेंट है, आरएसएस गवर्नमेंट का इंस्ट्रूमेंट बन गया है, और इलेक्टोरल पर्पसेस के लिए और ऐसे इश्यूज उठाने के लिए। यहाँ दंगे करा दो, यहाँ एक स्टेटमेंट दिलवा दो, यहाँ एक इशू कर दो, तो उनके काडर या उनके सिंपैथाइजर्स या जो समझते हैं कि हम आरएसएस की आइडियोलॉजी फॉलो कर रहे हैं, वो अब ऐसी चीजें उठा लेते हैं जिसका फायदा फिर गवर्नमेंट उठाती है। अब जैसे कर्नाटक में हमने पोलराइजेशन देखा, हिजाब, हलाल, अजान, ये सब चलता रहा। फिर गुजरात से कल तस्वीरें आई कि भाई जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वो फल नहीं बेचेंगे मंदिर के सामने। तमाम तस्वीर, कल रामनवमी थी और उस दौरान 4 राज्यों से हमने देखा प्रोसेशंस आ रहे हैं, तो हंगामा हो रहा है। एक तरह से जो माहौल जो है वो लगातार उसको खराब हो रहा है। तो ये सिर्फ सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है कि इसमें विपक्ष की भी भूमिका है? ये तो हर एक इंसिडेंट को वो इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, मगर अभी तक तो कोई क्रेडिबल इंस्ट्रूमेंट इंफॉर्मेशन आई नहीं कि भी इसको विपक्ष करवा रहा है। और विपक्ष को दंगे से क्या फायदा होगा? मगर जो सत्ता पक्ष का एक कैंपेन है, एक स्टाइल है, उसमें पोलराइजेशन इज एन एसेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो इन्फरेंशियली तो यही लगता होगा कि वे यही करते हैं और यही करवाते हैं, या इनके सिंपैथाइजर्स करते हैं, या उनको इशारा दिया जाता है कि कीजिए कुछ। क्योंकि इस ऐसी कोई बड़ी इशू नहीं थी कि कंट्री में एक्चुअली एक टेक्निक है और उन टेक्निक्स को हमें समझना चाहिए। यूपी में इलेक्शन हो रहा है, आप इशू कर्नाटक में उठाइए हिजाब, और मीडिया को इस्तेमाल कीजिए, और आपका गोदी मीडिया उसको
प्रोजेक्ट करवाए हर एक जगह, वर्ल्ड नेशनल इशू, उसका फिर एको यूपी में पड़े, उसका असर यूपी में पड़े, लोग वहां पोलराइज हों। मुझे याद है एक जगह इलेक्शन थी और फिर हरियाणा में ये नमाज वाला आ गया कि भी बाहर आप नमाज करोगे या नहीं करोगे, गुड़गांव में जी। अच्छा, लव जिहाद इशू आपको याद है यूपी में आया था। अब उसके डेट्स देखिए कैसे आया, और अब लव जिहाद नहीं हो रहा, उस एजिटेशन उस मारपीट से खत्म हो गया। मगर आज इशू नहीं है, आज एक नया इशू उठा लो। मगर तो ये एक टेक्निक्स है। ठीक है सर, टेक्निक्स है, लेकिन आप देखिए पंजाब में अगर हम विपक्ष की भूमिका पे बात करें, क्योंकि अगर हमारा लोकतंत्र है और हम कह रहे हैं सत्ता पक्ष ये सब कर रहा है, उसका एजेंडा है, वो पोलराइजेशन करा रहा है, ठीक है, लेकिन अब पंजाब में देखते हैं कि कैसे आम आदमी पार्टी पंजाब में जीतती है। उसके जीत के बाद हम देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल गुजरात में जा रहे हैं, अपना रोड शो कर रहे हैं, हिमाचल में जा रहे हैं, और अभी आज ही मैं अपने सहयोगी से बात कर रही थी जो आए, वो कह रहे हैं कि हाँ हिमाचल में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं आम आदमी पार्टी। तो मेरा ये जानना है कि आम आदमी पार्टी किस तरह से अरविंद केजरीवाल क्या ऐसा कर रहे हैं जो उनको एक मजबूत ऑपोजिशन बना रहा है, हालांकि बहुत छोटे स्केल का, लेकिन पंजाब जीतने के बाद उनको अहमियत देनी चाहिए क्या? नहीं, हर एक को अहमियत, जो भी प्रिंसिपल्स पर खड़ा हो, जो भी डिविसिव पॉलिटिक्स ना ले, जो भी झूठ ना बोले। ये नहीं मैं कह रहा कि केजरीवाल की ये सब सिफ्त है, ये नहीं मैं कह रहा, मगर जो भी हो उसको हमें इम्पोर्टेंस जरूर देनी चाहिए, उसको देखना चाहिए कि, और उससे ये भी पता लगता है कि लोग बेचारे कितना चेंज कितना चाहते हैं कि चेंज आए, और वो अभी कई जगह पर सिंबल ऑफ चेंज बन रहे हैं केजरीवाल। आपने कई जगह बोला कि अरविंद केजरीवाल को 2013 में कोई नहीं जानते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी उन पर नजर रखे हुए हैं। IT विज़र्ड राजेश जैन, हाँ, वो तो क्या है ये बात? उसमें ऐसे था कि हम कुछ लोग थे जिनको मिस्टर मोदी ने कहा था कि आप कैंपेन में जरा मुझे आइडियाज दीजिए, तो हम लोग वहाँ अहमदाबाद में इनके यहाँ मिलते थे। तो ऐसी बातचीत चल रही थी, 5-6 लोग थे, और तो उसमें कौन पार्टी क्या कर रही है। मगर उस समय 2013 में मोदी ने कहा कि नहीं केजरीवाल क्या कर रहा है। अब उस समय हमारे मन में कोई केजरीवाल को इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी, मगर उन्होंने कहा कि नहीं उसकी टेक्निक स्टडी करनी चाहिए। और मेरा दोस्त है राजेश जैन, बहुत ब्राइट है इन चीज़ों में, तो वो फिर दिल्ली उसको भेजा गया और उसने फिर एक प्रेजेंटेशन की कि भी कैसे इनकी कैंपेन्स चल रही हैं, डोर टू डोर चल रही हैं और वॉलंटियर्स के द्वारा चल रही हैं। पैसा वगैरह उस समय नहीं, इनके पास नहीं था, अब मैं नहीं अब जानता अब क्या है, मगर डोर टू डोर कैंपेनिंग बाय वॉलंटियर्स। कांग्रेस कहाँ आप उसे देख रहे हैं आज? कांग्रेस एक समय से अपना अध्यक्ष तक चुन नहीं पाई है, और जो अभी हाल में चुनाव में हुआ है, क्या वो दुरुस्त कर सकती है? मैडम मुझे अब तो बहुत टाइम लगेगा उनको अगर वो करेंगे, और उसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो कैपेबिलिटी ऑफ लीडरशिप, और लीडरशिप जो कि हर एक को सुने। अब ये कई बार सुनने में आता है, ये हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी कहा, मेरा मित्र प्रशांत किशोर भी बतलाता है, नीतीश कुमार के बारे में, औरों के बारे में भी ये हुआ, अमरिंदर सिंह भी कहते हैं कि भी उनको अपॉइंटमेंट भी नहीं मिली बात करने की। तो फिर कैसे लीडर हुआ जो अपने सेना से परिचित भी ना हो, और उनकी बात भी, वो बात आपको इन्फॉर्मेशन ला रहे हैं, आप उनसे मिल नहीं रहे। तो एक तो लीडरशिप का इशू है, फुल टाइम लीडरशिप का, और दूसरा इशू ये है कि काडर नहीं रहा। और ये जो एनालिसिस होता रहता है इलेक्शंस के बाद, उसमें लोग ये नहीं देख रहे कि जो मेन कारण है यूपी जैसी जगह में जीतने का, वो पोलराइजेशन भी नहीं है, वो ये है कि बीजेपी के पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी के पास नहीं है, और वो क्या है, वो आरएसएस का काडर है। और उस काडर पर आज मेरी राय में मोहन भागवत जी का इतना जोर नहीं रहा होगा, नहीं रहा जितना कि मिस्टर मोदी का और अमित शाह का होगा। तो आपका ये कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी का आज काडर इनका इंस्ट्रूमेंट है, मोहन जी का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। हाँ, तो उनका होल्ड ज्यादा हो गया संघ के ऊपर। हाँ बिल्कुल। सर, अंत में विपक्ष को तो है ही अपनी जिस तरह से हम भूमिका देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी का या इस लोकतंत्र में कहीं कोई विकल्प नजर आता है?
एक तो है कि हमें एक व्यक्ति का विकल्प नहीं सोचना, नहीं एक व्यक्ति में विकल्प नहीं सोचना, देखना चाहिए कि भाई केसीआर होगा या ममता बनर्जी होंगी या नहीं। गलीवर की जो कहानी है उसमें गलीवर बहुत बड़ा था, मगर छोटे छोटे लोगों ने उसको बांध कर रखा था अल्टीमेटली। तो इस समय जो रीजनल पार्टीज है वो पहले यूनाइट हों और अपने कस्बे में वो लीडर डिसाइड करे कि भाई इसमें कैसे मैं सीटें बांटूंगा। दे मस्ट कम टू दैट अंडरस्टैंडिंग। और दूसरा, जो रीजनल पार्टीज की गवर्नमेंट्स है वो उनको एक्चुअली विभिन्न होना चाहिए। अगर मैं यहाँ चिल्लाऊं कि साहब मोदी डिक्टेटोरियल है, मोदी ये, अमित शाह ये करता है वो करता है, मगर लोग मुझे जानते हैं कि मैं भी वही करता हूँ, तो फिर लोगों को मेरे पर कैसे विश्वास होगा। तो हमें ऑल्टरनेटिव बनने के लिए ऑल्टरनेटिव होना चाहिए दूसरों से। आजकल मुश्किल ये है कि रीजनल पार्टीज की गवर्नमेंट्स वैसी ही हैं तकरीबन जैसे कि हम कहते हैं कि मोदी की सरकार है। तो ये बहुत अहम बात आपने कही है कि जिसके खिलाफ अब आवाज़ उठा रहे हैं, अगर आप वैसे खुद ही रहेंगे तो फिर कैसे हो सकता है। और अंत में सर, ये इस किताब को लेकर मैं, अब ये जो तस्वीर है लगातार ये आपकी पत्नी के साथ है और एक बहुत कठिन परिश्रम आपका जीवन में रहा है, उनका सहयोग हमेशा रहा है। क्या आप कहना चाहेंगे, ये कवर के लिए आपने ये पिक्चर क्यों चुनी? एक्चुअली मुश्किल ये है कि क्या कहें, अब 30 साल से बेचारी को पार्किंसंस डिजीज़ है। अच्छा। और पिछले 3 महीने तो बहुत ही मुश्किल गुजरे हैं। 7 सप्ताह वो आईसीयू में थी, फिर वेंटिलेटर पर थी, तो वो सब, मगर अब बेटर हो रही है जी। मगर उसी की स्टेडीनेस से हम सरवाइव कर पाए हैं, तब ये किताब आई। इसीलिए मैंने डेडिकेट भी उसी को की है किताब। थैंक यू सो मच सर, क्योंकि आप एक पुल की तरह हैं जो पुरानी पीढ़ी, पुरानी वाजपेयी सरकार और नई बीजेपी को समझ रहे हैं, और आपने अपने अनुभव जो सामने रखे हैं, उम्मीद करते हैं कि लोग इन्हें पढ़ेंगे और इससे हम लोग सीखेंगे, क्योंकि जो इतिहास को नकारते हैं तो आगे अपना भविष्य कैसे सुधारेंगे। तो बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए स्टूडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। तो फिलहाल देश की बात में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और खबरों के साथ हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। देश की बात में खबर कर्नाटक से। कर्नाटक के धारवाड़ में एक मुस्लिम बुजुर्ग के ठेले पर मौजूद सभी तरबूज को दक्षिणपंथी हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने बर्बाद किया, और गलती ये थी कि वो हनुमान मंदिर के बाहर फल बेच रहा था। पुलिस भी वहां मौजूद थी, लेकिन मूक दर्शक बनी रही। बुजुर्ग नबी साहब किलेदार के सारे फल दक्षिणपंथी हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने फेंक दिए। वजह, नबी साहब किलेदार मुसलमान हैं और दुकान उन्होंने हनुमान मंदिर के बाहर लगाई थी। पुलिस की मौजूदगी में यह हंगामा हुआ। अब पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले हलाल मीट को लेकर बवाल। शिवमोगा में मारपीट, फिर मुस्लिम व्यापारियों के बहिष्कार का कॉल, और ऐसी ही नफरत फैलाने वाली दूसरी बातें। हालात बिगड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नफरती माहौल बनाने वालों के खिलाफ पुलिस मामला दर्ज करने से कतरा रही है। हम लोग 3-4 दिन से, आज 5वां दिन हो गया, एक कंप्लेन लिखवाना चाह रहे हैं उस शख्स के खिलाफ जो समाज के अंदर हिंदू मुस्लिम की नफरत फैलाना चाहता है, दंगा कराने की साजिश से, और हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। इंस्पेक्टर, डीसीपी, कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, हम हर जगह जा चुके हैं। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, और इसीलिए हम कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। शिवमोगा, कलबुर्गी और कोलार में सांप्रदायिक हिंसा हो चुकी है। अब सरकार की चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं तो कार्रवाई की बात की जा रही है। ये मामला हमारे ध्यान में आया है,
हम उन सब के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। ये सब गलत हो रहा है। हर शख्स को संवैधानिक अधिकार है इस देश में रहने का, व्यापार करने का। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಹಕ್ಕಿದೆ। कर्नाटक में सांप्रदायिक उन्माद तेजी से फैल रहा है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की चुप्पी से नफरत फैलाने वालों को शह मिल रहा है और जो लोग इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं वो अपनी अर्जी लेकर दर दर भटक रहे हैं। उनकी सुनने वाला कोई भी नहीं। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में एक बार फिर से एबीवीपी और लेफ्ट विंग के बीच जमकर मारपीट हुई है, जिसमें करीब 20 छात्र घायल हो गए हैं। इस बार विवाद की वजह नॉन वेजिटेरियन पर पाबंदी और रामनवमी की पूजा को रोकने को लेकर बताया जा रहा है। इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस पर भी काफी गंभीर आरोप लगे। सीएनजी की बढ़ रही कीमतों के खिलाफ ऑटो टैक्सी वालों ने दिल्ली सचिवालय के पास विरोध प्रदर्शन किया है। मांग है कि केंद्र और दिल्ली सरकार उनकी तकलीफ को समझे, साथ ही उन्हें दिल्ली सरकार सीएनजी पर सब्सिडी देकर उन्हें 35 रुपए प्रति किलो सीएनजी मुहैया करवाए। और इसी खबर के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।